सो लास्ट क्लास में लेंस मेकर फॉर्मूला डिराइव करना शुरू किया। रे डायग्राम कंप्लीट हो गया था। ये ऑप्टिकल सेंटर है वो। एक मिनट। सो ये फर्स्ट सरफेस का पोल है, ये सेकंड सरफेस का पोल है। ये फर्स्ट सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर था, ये सेकंड सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर था। बस मैं एक बार और पूरा रिपीट कर दे रहा हूँ। तो फर्स्ट सरफेस का ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है R1। नॉर्मल कुछ ऐसे ड्रॉप करोगे, आप इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर से ज्वाइन कर दो। ये फर्स्ट सरफेस के लिए नॉर्मल है। अगर रिफ्रैक्शन नहीं होता तो ये रे स्ट्रेट जाती, ऐसे जाती। लेकिन रिफ्रैक्शन हो रहा है तो रे बेंड करेगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर जाएगी। इट्स मूविंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम। ये एयर है। तो ये सब मैंने लास्ट क्लास में करा दिया था, जस्ट मैं रिपीट कर रहा हूँ। ये ग्लास है, तो ये रे ऐसे बेंड हो गई टुवर्ड्स द नॉर्मल। देखो ऐसे जा रही थी, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गई। अगर सेकेंड रिफ्रैक्शन ना हो, मुझे बताओगे सेकेंड रिफ्रैक्शन कहां से होगा? ये सब मैंने लिखवा दिया था, जरा मुझे याद दिलाओ। अगर यहाँ एक सेकेंड होगा तो क्या होगा? सो अगर ये सेकेंड रिफ्रैक्शन ना होता तो ये इमेज बनती है I1। ये भी मैंने लिखवाया था, फर्स्ट सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट O1 है, इमेज I1। और इस डिस्टेंस को मैंने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U लिख दिया था। इस डिस्टेंस को मैंने लिखा था इमेज डिस्टेंस V1। और ये X हो गया, ये Y हो गया, ये सरफेस है XP1Y। सो ये जो सरफेस है आपका, यहां से आप लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 है, ये N2 है, ये N1 है। It's N1 by minus U plus N2 by V is N2 minus N1 divided by R1। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये हमने लिख दिया था, और ये V1 था। इसके बाद अगर मैं सेकेंड सरफेस का रिफ्रैक्शन लूं, तो अब ग्लास से एयर में जा रही है, डेंसर से रेयर में, तो ये रे बेंड हो जाएगी टूवर्ड्स द नॉर्मल। सो सेकेंड सरफेस ये है, नॉर्मल आप C2 से ड्रॉ करोगे। सो दिस इज द नॉर्मल फॉर सेकेंड सरफेस, इसे आप N2 कह दीजिए। अब देखिए डेंसर से रेयर जा रही है, नॉर्मल है। अगर रिफ्रैक्शन ना होता तो ये रे होती, रे मूव करेगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ये अवे फ्रॉम, और ये आपकी इमेज बन गई है। और ये जो डिस्टेंस है ऑप्टिकल सेंटर से लेकर आई तक का, इसे आप इमेज डिस्टेंस V कहते हैं। तो जो फर्स्ट सरफेस है XP1Y, इसके लिए ऑब्जेक्ट है U, इमेज है V1। तो N1 by minus U plus N2 by V is N2 minus N1 by R1। सेकेंड जो सरफेस है, उस सेकेंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट है I1, इमेज है I। जब आप सेकेंड सरफेस लोगे, सरफेस XP2Y, तो सेकेंड सरफेस के लिए आप कुछ ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज N2 by minus V1 लिखा था मैंने, N1 by V लिखा था,
n1 माइनस n2 डिवाइडेड बाय r2 लिखा। तो ये सेकेंड सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर है r2। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। यहां तक मैं लिख चुका था। मुझे बताइए इसमें अगर कोई परेशानी है आपको। पहले तो मैंने बहुत डिटेल लिखी थी, अब तो जल्दी जल्दी लिख दिया बस। भाई क्लियर है यहां तक? इसके बाद बस एक काम है, आप इन्हें ऐड कर दीजिए। जस्ट आप ऐड कर दीजिए 1 और 2। सो देखिए, जब आप 1 और 2 को ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा n1 बाय माइनस यू प्लस n2 बाय v1 प्लस n2 बाय माइनस v1 प्लस n1 बाय v n2 माइनस n1 बाय r1 n1 माइनस n2 बाय r2। तो आप इसे देखिए, यहां से n2 बाय v1 से n2 बाय माइनस v1 कैंसिल हो जाएगा। यहां बचेगा n1 बाय माइनस u प्लस n1 बाय v। ये आ गया n2 माइनस n1 ओवर r1। माइनस साइन यहां कॉमन ले लीजिए, सो ये आ जाएगा n2 माइनस n1 डिवाइडेड बाय r2। सो ये रिलेशन आ गया n1 बाय माइनस u। ये आप n1 कॉमन भी ले जाओ, n1 कॉमन ले लीजिए। इट्स 1 बाय v माइनस 1 बाय u। n2 माइनस n1 कॉमन लीजिए दोनों में, 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r। सो 1 बाय v माइनस 1 बाय u, ये आएगा n2 माइनस n1 बाय n1 बाय n1 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2। n1 बाय n1 1 हो गया, n2 बाय n1 n2 1 होगा। तो आप लिख सकते हैं 1 बाय v माइनस 1 बाय u is n2 1 minus 1 1 by r1 minus 1 by r2। This is equation number 3। भाई 3 तक बताइए मुझे, कोई डाउट है? LHS में u पर नेगेटिव है, वो कहाँ गया? शुजात देखो, u का नेगेटिव यहाँ भी है, u का नेगेटिव यहाँ भी है, u का नेगेटिव यहाँ भी है। कहाँ दिख रहा है? कहाँ गायब कर दिया शुजात? कैसे देखते हो भाई? 3 महीने के एग्जाम दे रहे होगे। चलिए भाई लिखिए, इतना लिखिए। इतना हो जाए तो बताइए सर, अब करते हैं फिर। भाई हो गया, रब कर दूं इसे? चलिए इसको रब कर।
सो देखो ये आ गया रिलेशन 1/v माइनस 1/u इज n21 माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। अब देखो आपको इमेज डिस्टेंस चाहिए, आपको चाहिए फोकल लेंथ, सेकंड फोकल लेंथ। किसी को याद है सेकंड फोकल लेंथ के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना होगा? मुझे सेकंड फोकल लेंथ चाहिए, किसी को याद है सेकंड फोकल लेंथ के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना होगा? सेकंड फोकल लेंथ के लिए सेकंड फोकल लेंथ के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो जाएगा? भाई सेकंड फोकल लेंथ का क्या मतलब था? रेस पैरेलल होनी चाहिए और जिस पॉइंट पर कन्वर्ज होंगी उसे सेकंड फोकस कहते थे। रेस आ कैसे रही थी? पैरेलल और फिर कन्वर्ज हो रही थी। पैरेलल रेस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इनफाइनाइट। इमेज डिस्टेंस को आप f2 कहते हैं। तो जब आप यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे, इट्स 1/f2 minus 1/infinite, it's n21 minus 1 1/r1 minus 1/r2। तो आप 1/infinity तो जीरो हो जाएगा, 1/f2 आ गया, इट्स n21 minus 1 1/r1 minus 1/r2। दिस इज लेंस मेकर फॉर्मूला। तो देखो ये लेंस मेकर फॉर्मूला क्या कर रहा है? फोकल लेंथ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसे कनेक्ट करता है। और देखिए अब मैं f2 नहीं लिखता, f लिखता हूं। जब भी सिर्फ फोकस लिखा हुआ है दैट मीन्स सेकंड प्रिंसिपल फोकस, टू नहीं लिखेगा कहीं। जब भी वो कहेगा ना सेकंड प्रिंसिपल फोकस तो सिर्फ f लिखेगा। सो 1/f इज n21 minus 1 1/r1 minus 1/r2। अब इसके बाद इसको जब आप यूज करेंगे तो आपको साइन कन्वेंशन भी यूज करना है। न्यूमेरिकल्स में आप साइन कन्वेंशन यूज कर लेते हैं और ये सेम रिलेशन होगा हर टाइप के लेंस के लिए, कॉन्वेक्स हो, कॉनकेव हो, प्लेनो कॉनकेव, प्लेनो कॉन्वेक्स, सबके लिए आप ये रिलेशन यूज कर सकते हैं। सेम रिलेशन होगा। किसी भी तरह का आप लेंस ले लो रिलेशन सेम आएगा, इतना लिख लीजिए। भाई हो जाए तो बताइए सर, अब करते हैं। चलिए सब लिख चुके हैं, रब कर दूं इसे। निशान, अरमान, सो अब आपका मैंने तो आपको कॉन्वेक्स लेंस के लिए कराया, आपका होमवर्क है रिपीट करनी है कैलकुलेशंस।
कॉनकेव लेंस के लिए ये सारी कैलकुलेशंस कॉनकेव के लिए आप रिपीट करोगे, सेम डेरिवेशन। सिर्फ जो फर्क आएगा वो थोड़ा बहुत फर्क आएगा ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन में, बाकी कहीं कोई चेंज नहीं है। इतना लिखिए, न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। अच्छा, वैसे मैंने लिखवाया था, जरा मुझे बता देना लेंस मेकर फॉर्मूला में N1 क्या होता है? N1 किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? लेंस का ना? नहीं खुर्रम, रेयर डेंसर नहीं होता। नहीं, अरे भाई हमेशा एयर थोड़ी ना होगा। देखो, जब आप लेंस मेकर फॉर्मूला लेते हैं ना, तो N1 होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग, जो भी आपका सराउंडिंग मीडियम है उस सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है N1। और जो N2 होता है ये सराउंडिंग मीडियम का है, और ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ऑफ लेंस। लेंस जिस मीडियम का है ना, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 हो जाएगा। तो ये जो मैं N21 यूज करता हूं, N2/N1, इसे आप लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है सराउंडिंग के रिस्पेक्ट, लिख लीजिए ना। इतना लिख डालिए, फिर अब करते हैं इसको। चलिए इसको रब कर रहा हूं मैं। क्वेश्चंस देखिए। इस न्यूमेरिकल में जरा फॉर्मूला क्लियर हो जाए आपका, फिर अगले न्यूमेरिकल्स में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस बढ़ाएंगे। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ बाइकॉन्वेक्स लेंस आर। भाई एक बाइकॉन्वेक्स लेंस है, एक सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर है 10 सेंटीमीटर और दूसरी सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर है 20 सेंटीमीटर। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस is 1.5. Calculate focal length of lens. आपको लेंस की फोकल लेंथ चाहिए, सराउंडिंग के बारे में कुछ नहीं पता। जब कुछ नहीं पता दैट मीन सराउंडिंग मीडियम एयर। तो हमेशा लेंस मेकर फॉर्मूला में आप लेंस बनाया करिए, वरना आप गलतियां करेंगे। ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये पोल आ गया P1, ये पोल आ गया P2, ये आ गया C1, ये R1, ये आ गया C2, R2। लाइट ऐसे जा रही है। तो जब आप लाइट की डायरेक्शन में जाएंगे ना, तो लाइट की डायरेक्शन में डिस्टेंसेस पॉजिटिव होंगे, लाइट की ऑपोजिट डायरेक्शन के जो डिस्टेंस है वो नेगेटिव आएंगे। लाइट की डायरेक्शन के डिस्टेंस पॉजिटिव होंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन के डिस्टेंस नेगेटिव हो जाएंगे। तो जो R1 है, मुझे बताओगे ये R1 पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा?
शुजात का गलत है, अरमान ठीक कर रहा है, शिबा ठीक कर रही है, सोहेल ठीक है, हबीब गलत है, रेहान खुर्रम ठीक, आमना ठीक, नवेद ठीक, खुशी का ठीक है, तूबा का भी ठीक है। अरे भाई पॉजिटिव होगा यार, लाइट की डायरेक्शन में जा रहे हो, देखो ये लाइट का डायरेक्शन है। जीशान का भी सही है। तुम ऑप्टिकल सेंटर से C1 तक जा रहे हो लाइट की डायरेक्शन में। दिस इज प्लस 10 सेंटीमीटर। R2 जब आप लेंगे, देखिए ऑप्टिकल सेंटर से C2 लाइट की ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, R2 नेगेटिव होगा। हाँ शुजात बोलो, कुछ पूछ रहे थे आप। N1 is 1, N2 is 1.5। कैलकुलेट करिए, लेंस मेकर फॉर्मूला में सब कुछ सब्सटीट्यूट करिए। चलिए सब कुछ सब्सटीट्यूट करिए और मुझे बताइए क्या रिजल्ट आ रहा है। फोकल लेंथ कैलकुलेट करिए। ठीक है शुजात। शुजात ट्यूसडे कहाँ गायब थे? हाँ जी शुजात, ट्यूसडे कहाँ गायब थे आप? अच्छा अच्छा। ठीक है खुशी, अभी चेक करते हैं। इसका आंसर नहीं है मेरे पास, आप लोग लिख दो फिर मैं चेक करता हूँ कौन कौन सही था। तो देखिए जब आप वैल्यू रखेंगे 1/f इज N2 which is 1.5 by 1 minus 1, 1 by R1 which is 1 by 10 minus 1 by 10. So 1 by f is, it's 0.5 by LCM 20 आ जाएगा 2 plus 1, ये 3 into 0.5 कितना होगा 1.5 by 20, so f आ जाएगा 20 by 1.50, तो ये आ गया 40 by 3, 3 तूबा का सही है, आयशा का ठीक है, तूबा, आयशा, शीबा का ठीक है, आमना आप रिवर्स करना भूल गई, अरमान का ठीक है, हबीब का ठीक है, नवेद का ठीक, खुशी का ठीक है, बाकी सब गलत करा। भाई क्लोर हुआ ये?
ये क्लियर है सबका? शुजात, सुहेल, एक काम कीजिए, फिर इसी प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए, बट लेंस आपका बाई कॉन्केव है, कॉन्वेक्स नहीं है। लेंस आपका बाई कॉन्केव है। शुजात, कॉन्वेक्स में हमेशा पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव। कॉन्वेक्स में हमेशा पॉजिटिव आता है, लिखवाया भी था, कन्वर्जिंग होगा तो एफ पॉजिटिव आएगा। रिपीट कीजिए कैलकुलेशन बाई कॉन्केव लेंस के लिए, आंसर बताइए क्या होगा। फोकल लेंथ कैलकुलेट कीजिए, कितनी आ रही है। निशान सेम आ रहा है, कुछ गड़बड़ है। शिबा का ठीक है आंसर, खुशी का ठीक है, रेहान गलत आ रहा है। तुबा का ठीक है, आमना का ठीक है, अरमान का गलत आ रहा है, हबीब का ठीक है, खुर्रम का ठीक था। अरे भाई देखिए, सिर्फ चेंज इतना ही तो है कि अगर ये दोनों सरफेसेस कॉनकेव है ना, तो दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव हो जाएंगे। देखिए अगर मैं आपको करके दिखाऊं, अगर मैं आपको कॉनकेव दे दूं, सो दिस इज P1 एंड दिस इज P2, तो ये C1 है, R1 नेगेटिव होगा, ये C2 है, R2 पॉजिटिव हो जाएगा, तो उल्टा हो जाएगा, R1 नेगेटिव, R2 पॉजिटिव। सिर्फ साइन कन्वेंशन में चेंज आएगा, तो यहां जब आप लोगे तो नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो नेगेटिव, और ये भी नेगेटिव, तो माइनस साइन आ जाएगा बस हर जगह। तो सिर्फ ये बचेगा कि -33.33 सेंटीमीटर की फोकल लेंथ नेगेटिव होने की जगह फोकल लेंथ, सॉरी पॉजिटिव होने की जगह फोकल लेंथ नेगेटिव आनी शुरू हो जाएगी। सिर्फ इतना चेंज आना। भाई और कोई परेशानी है इसमें किसी को? देखो हर टाइप का पहले एक बार लेंस करना होगा तुम्हें, ताकि तुम साइन कन्वेंशन एटलीस्ट सीख जाओ, फिर कुछ उस न्यूमेरिकल्स पर आ पाएंगे जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं।
रब कर दूं इसको? अच्छा एक बात और बताओ, अगर एक प्लेन सरफेस है, प्लेन सरफेस, कर्व नहीं है, प्लेन सरफेस, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होता है? वेरी गुड, इनफाइनाइट। बहुत बढ़िया। प्लेन सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट होता है। सो कैलकुलेट फोकल लेंथ of a plano convex lens having radius of curvature 10 centimeter. Refractive index of lens is 1.5. कुछ नहीं दिया, that means surrounding is air. ऐसा दिया हुआ है। ये फर्स्ट सरफेस, ये सेकंड सरफेस। चलो शुरू हो जाओ, अब बताओ मुझे कितना आ रहा है, फोकल लेंथ कितनी है? जल्दी जल्दी करो सर। कोई आंसर नहीं अब तक किसी का। गलत आ रहा है खुरम, चेक करो। और कोई आंसर? शिवा का सही है, खुशी का गलत है, शुजात का गलत आ रहा है, आयशा का सही है। खुशी आपका सिर्फ साइन में गड़बड़ आ रही है, बाकी सब सही है। आयशा का सही है। शुजात गलत आ रहा है। रेहान गलत है। बस मैं 1 मिनट और चेक करूंगा आपके आंसर, उसके बाद फिर मैं सॉल्व करना शुरू कर दूंगा। रेहान गलत आ रहा है, चेक करो यार, कुछ मेजर गड़बड़ करो। देखिए, सुहेल गलत है। दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड। तो जो फर्स्ट सरफेस है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इनफाइनाइट। P2, this is C2।
This is radius of curvature R2. So R2 is minus 10 centimeter. N1 is 1. N2 is 1.5. तो जब आप सब्स्टिट्यूट करेंगे इट्स N2 by N1 minus 1, 1 by R1 minus 1 by R2. So 1 by F हो गया N2 by N1, 1.5 by 1 minus 1, 1 by R1 which is 1 by infinity plus 1 by 10. Minus minus हो जाएगा ना plus. So 1 by F is 0.5 by 10. F is 10 by 0.5. 10 by half. So F is plus 20 centimeter. चलिए लिखिए 20 सेंटीमीटर था करेक्ट आंसर. माइनस 20 नहीं प्लस 20. माइनस माइनस हो जाएगा ना, माइनस और एक माइनस यहाँ तो प्लस आ जाएगा. चलिए लिखिए ना. मैं रब कर दूं इसको. चलिए अब थोड़ा देखो, ये तो अभी फॉरवर्ड फॉर्मूला बेस्ड था सब कुछ. अब थोड़ा सा इस पर न्यूमेरिकल्स घुमा दें. तो फोकल लेंथ, अब क्वेश्चन पढ़कर आप डिसाइड कीजिएगा कि कहां पर चीजें चेंज हो रही हैं. फोकल लेंथ ऑफ अ बाइकॉन्वेक्स लेंस is 20 centimeter. Biconvex lens है, focal length is 20 centimeter. In air means आपने इस लेंस को एयर में रखा हुआ है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5. तो ग्लास का लेंस है, एयर में रखा हुआ है, फोकल लेंथ इज 20 सेंटीमीटर. कैलकुलेट फोकल लेंथ of this lens in a medium of refractive index 4/3. अब आपने क्या किया, इस लेंस को एक मीडियम में डाल दिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है. कह रहा है फोकल लेंथ निकालो. मुझे ये बताओ बस कि N1 और N2 में से किस पर फर्क पड़ रहा है. जब मैंने लेंस को एयर से किसी मीडियम में डाल दिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है, तो क्या चेंज किया मैंने, N1 चेंज किया या N2 चेंज किया. रेहान का आंसर सही है, शिबा का सही, शुजात का सही, खुशी का ठीक है, नवेद, तूबा, अरमान सबका ठीक ही जा रहा है. आयशा का भी ठीक है, अयान का भी ठीक है. जीशान तुम गड़बड़ करो. जीशान मैंने लेंस को चेंज नहीं किया, सराउंडिंग मीडियम चेंज किया, N1 चेंज किया. लेंस तो अब भी ग्लास का है, मैंने लेंस में कोई चेंज नहीं किया, सराउंडिंग मीडियम में चेंज किया. N2 नहीं चेंज किया, N1 चेंज किया. सो ऐसे क्वेश्चंस को करने का तरीका ये होता है भाई, अब तो आपको इतना एक्सपीरियंस हो जाता है कि बाय कॉन्वेक्स लेंस है, दैट मींस पहला तो रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव होगा, दूसरा रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव होगा. तो आप ऐसे लिख सकते हो 1/f इज N21 minus 1, 1/R1 plus 1/R2. नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा साइन कन्वेंशन लगाने के बाद. देखो ओरिजिनल लेंस मेकर फॉर्मूला में नेगेटिव होता है, बट मैंने बाय कॉन्वेक्स लेंस के लिए लिखा है साइन कन्वेंशन लगा के. ये आ गया. अब अगर 1/f is 1/20, N2/N1 minus 1, या बीबी इसको 1/f रहने देते हैं.
पूरा नहीं करूंगा मैं, आधा छोड़ दूंगा। भाई शुजात, क्यों 1/r को 2/r क्यों लिख दोगे? अगर दोनों सेम होंगे तब जाके 1/r प्लस 1/r 2/r होगा। ऐसे कैसे किसी को कुछ और लिख दोगे? तो ये दिया हुआ है आपको भाई, पहले n1 है 1, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, फोकल लेंथ है 20, रख दो यहाँ। तो ये आ गया 1/20 is 1.5/1 minus 1. It's 1/r1 plus 1/r2. That's first equation. जब आप दूसरे मीडियम के लिए लिखोगे, so 1/f prime is n2 is 1/1.5, n1 is 4/3 minus 1 1/r1 plus 1/r2. That's equation number. डिवाइड कीजिए 1 और 2 को, और f प्राइम निकालिए। दोनों को डिवाइड कीजिए और f प्राइम निकालिए। आंसर कैलकुलेट कीजिए, f प्राइम कितना आ रहा है। आंसर चलो बहुत आंसर आ गए, चेक करें एक बार। तो अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूं, चलो देखते रहना, मैं कोई गड़बड़ ना मारूं। अभी चेक करते हैं कौन सही कर रहा है। तो ये 1.5 माइनस 1 हो गया यार, 0.5 हो गया, 0.5/1 1/r1 प्लस 1/r2। ये 3 ऊपर चला गया, 1.5 इंटू 3 4.5, 4.5/4 माइनस 1 0.5/4 हो जाएगा।
एलसीएम सॉल्व करके 3 ऊपर जाएगा 4.5, हाँ 1/R1 प्लस 1। चलो जी ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, एफ प्राइम ऊपर चला गया। सो दिस इज 480 सेंटीमीटर। कौन सही है? सुहेल गलत, आमना गलत, शीबा गलत, अरमान गलत, अयान, खुर्रम, तूबा भी गलत, जीशान भी गलत, रेहान गलत, हबीब गलत, खुशी का ठीक है, नवेद का ठीक है। बस सब गड़बड़ कर रहे हैं कैलकुलेशन में ना भाई। अब क्लियर है ये रहा ना 3। 3 तो ऊपर जाएगा जीशान, तो 1.5 इंटू 3 तो 4.5 हो जाएगा। ये ना मैंने एक स्टेप खा लिया, 4.5/4 -1। तो जो एलसीएम लोगे तो 4.5 -4/4 हो गया, इट्स 0.5/4। 0.5/4। वही हो गया, रब कर दूं इसे। चलिए, अच्छा एक छोटी सी चीज और बताइए, सन ग्लासेस होते हैं ना, गॉगल्स, गॉगल्स कैसे लेंस होते हैं, प्लेन होते हैं या कर्व्ड होते हैं? क्या लगता है आप लोगों को? कर्व्ड होते हैं, यस, गॉगल्स कर्व्ड होते हैं। कर्व्ड है तो पावर होनी चाहिए। भाई पावर क्या होता है लेंस की? 1/फोकल लेंथ ना। गॉगल्स अगर कर्व्ड होते हैं तो पावर होनी चाहिए, लेकिन इतना तो पता होगा कि गॉगल्स की पावर 0 होती है। जब भी आप कोई कर्व सरफेस लेंगे उसका कुछ ना कुछ फोकल लेंथ जरूर होगी, पावर जरूर होगी, लेकिन गॉगल्स की पावर 0 होती है। तो ये अक्सर क्वेश्चन आता है कि गॉगल किस तरह के कर्व्ड लेंसेज होते हैं कि पावर 0 हो जाए, क्योंकि यूजुअली ये पता है कि कर्व्ड होगा तो पावर कुछ ना कुछ होगी। तो यहाँ थिकनेस से फोकल लेंथ पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, फोकल लेंथ पावर 0 नहीं हो सकती थिकनेस से। थिक होता है लेकिन थिकनेस की वजह से पावर 0 नहीं हो सकती। हाँ फोकल लेंथ इनफाइनाइट होती है, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन फोकल लेंथ इनफाइनाइट कैसे हो जाती है शिवा? क्वेश्चन ये है। फोकल लेंथ इनफाइनाइट होती है, आप सही कह रही हैं, लेकिन कैसे फोकल लेंथ इनफाइनाइट हो जाती है? ऐसा क्या होता है कि फोकल लेंथ इनफाइनाइट हो गई? वो डिस्कस करें। तो देखिए, अगर आपके पास गॉगल है, पावर ऑफ लेंस इज 0। अच्छा क्वेश्चन नहीं, मैं नोट लिख रहा हूं, फिर उसको मैं आपसे प्रूफ करवा लूंगा। पावर 0 होने का क्या मतलब है? फोकल लेंथ इज इनफाइनाइट। फोकल लेंथ इनफाइनाइट है। पावर 0, फोकल लेंथ इनफाइनाइट। अब फोकल लेंथ अगर इनफाइनाइट है तो लेंस किस टाइप का है? तो जो गॉगल है कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस होता है। कॉनकेवो कॉन्वेक्स या फिर कॉन्वेक्सो कॉनकेव। having
इक्वल रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये आपका गॉगल है, ये पहले का पोल, ये दूसरे का पोल, ये पहले का सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये दूसरे का सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये पहले का रेडियस ऑफ कर्वेचर और ये दूसरे का रेडियस ऑफ कर्वेचर। गॉगल में R1 और R2 इक्वल होते हैं। साइन कन्वेंशन देख लेना, देखो अगर तुम ढंग से देखोगे लाइट जा रही है तो R1 भी माइनस आ रहे है और R2 भी माइनस आ रहे है। जरा करना यार, लेंस मेकर फॉर्मूला में रख के जरा फोकल लेंथ निकालना कितनी आ रही। R1 R2 की वैल्यू रखो और जरा मुझे फोकल लेंथ निकाल के दिखाओ कितनी आ रही। जल्दी कर दो इसे। और ईमानदारी से करना, कोई बेमानी नहीं, ऊपर का पढ़ के कुछ बेमानी मत कर देना, हो सकता है मैंने कुछ गलती कर दी हो, आंसर कुछ और आए। तो भाई ये क्या आ रहा है, फोकल लेंथ? तो वाह, फोकल लेंथ आ रही है ये। मैं फोकल लेंथ पूछ रहा हूँ, फोकल लेंथ कितनी है? हाँ, अब ठीक है। तूबा का सही है, और किसी का कुछ? खुशी गलत आ रहा है बच्चे। R2 R1 जब मैंने लिख दिया खुशी, तो यूज करो ना उसे। यश शिवा आपका सही आ रहा है, आमना का सही है। शिवा का सही। और हबीब आपका गलत आ रहा है, खुशी आपका भी गलत आ रहा है, नवेद आपका सही है, खुशी गलत है, हुमा गलत आ रहा है। बच्चे तुम देखो तो तुम किससे मल्टीप्लाई कर रही हो? हुमा N2/N1 को मल्टीप्लाई किससे कर रही हो तो देखो। आयशा गलत है, छोटी सी मिस्टेक है, जितने भी ये जीरो वाले हैं ना, छोटी छोटी बेवकूफियों की वजह से गलत कर रहे हैं, कोई मेजर गड़बड़ नहीं कर रहे। सब कुछ सही करने के बाद ये जीरो ले आएंगे। मतलब ये मिस्टेक्स है कि आप सब कुछ करने के बाद आंसर जीरो ले आएंगे। So 1 by f is n2 by n1 minus 1 minus r minus 1 by. This gets cancelled out with this thing. So 1 by f is 0. अबे 1 by f 0 आया है, तो f 0 थोड़ा ना हो जाएगा, f इनफाइनाइट हो जाएगा। ये क्लियर है? तो ये होता है सनग्लासेस में। सनग्लासेस में कॉन्केवो कॉन्वेक्स या कॉन्वेक्सो कॉन्केव लेंस होता है, दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम होता है, तो उसकी वजह से फोकल लेंथ इनफाइनाइट हो जाती है, पावर 1 by f 1 by infinity which is 0. चलिए साहब, रब कर दूं मैं इसको फिर।
थोड़ा सा और स्टैंडर्ड बढ़ाते हैं। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज और है, कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है, कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग? कॉन्वेक्स लेंस कैसा सुनना है, क्या लगता है आपको, कन्वर्ज करता है कि डाइवर्ज करता है कॉन्वेक्स? कोई आंसर नहीं। शिवा गलत कह रही हो, शुजात गलत कह रहा है, तूबा गलत कह रही। अबे कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स कन्वर्ज करता है यार, कॉन्वेक्स कब से डाइवर्ज करना शुरू कर देगा? कॉन्केव डाइवर्ज करता है, कॉन्वेक्स तो कन्वर्ज करता है। इतने तुम्हें फोकल लेंथ करवा दी, तुम्हें फोकल लेंथ में दिखाया था तुम्हें लेंस, क्या तुम लोग भी ना, ये ड्रॉ नहीं करा था मैंने। कन्वर्जिंग होता है ना कॉन्वेक्स। अच्छा खुशी रुको, कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग होता है, लेकिन अगर आप कॉन्वेक्स लेंस को किसी ऐसे मीडियम में डाल दो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के मीडियम से ज्यादा है, तो कॉन्वेक्स डाइवर्ज करना शुरू कर देगा। भाई कॉन्वेक्स ग्लास का है और उसे एयर में रख दिया, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 1.5। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1। तो अगर आपने ग्लास के लेंस को एयर में रख दिया तो उसकी फोकल लेंथ कुछ हो जाएगी, कन्वर्ज करना शुरू कर देगा। लेकिन अगर आप उसी लेंस को, उस ग्लास के लेंस को एयर में रखते हो तो वो कन्वर्ज करना शुरू कर देता है। लेकिन अगर आप उसी ग्लास के लेंस को किसी ऐसे मीडियम में रख दो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास से ज्यादा हो, तो वो लेंस कन्वर्ज करने की जगह डाइवर्ज करना शुरू कर देगा, जो हम अभी देखेंगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल। अच्छा मुझे एक बात और बताओ, कॉनकेव क्या लगता है, कन्वर्ज करता है डाइवर्ज करता है? हाँ जी, कन्वर्ज, कॉनकेव डाइवर्ज करता है। लेकिन अगर मैं कॉनकेव को किसी ऐसे मीडियम में डाल दूं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा हो, ग्लास का 1.5 होता है ना, किसी ऐसे में डाल दूं जिसका 1.6 है, तो यही कॉनकेव कन्वर्ज करना शुरू कर देगा। तो नेक्स्ट में आपको यही सीखना है कि कब कॉन्वेक्स कन्वर्जिंग से डाइवर्जिंग हो जाता है, कब कॉनकेव डाइवर्जिंग से कन्वर्जिंग हो जाएगा, ये काम की थी। सो नेक्स्ट है आपका, रेड आएगा। हाँ रेहान, अगर मीडियम सेम हो जाए तो जरा सोचो फिर क्या होगा, सोचो जरा, सोचो सोचो, क्या रिफ्रैक्शन होगा? रेहान, नहीं होगा। जैसे आएगी रे वैसे निकल जाएगी, रिफ्रैक्शन ही नहीं होगा, जैसे आएगी वैसे निकल जाएगी। तो ये लेंस है, सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2। मैं तुमसे कहता हूँ रे डायग्राम कंप्लीट करो, तीन कंडीशंस। n2 is greater than n1, less than n1। देखो ये बड़ा अजीब क्वेश्चन है, लेंस बना के दे दिया, रेस बना के दे दी, कह रहा है रे डायग्राम कंप्लीट करो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस से क्या फर्क पड़ेगा? ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस का रिलेशन डिसाइड करेगा कि वेदर दिस लेंस इज कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग। सेम लेंस कन्वर्ज और डाइवर्ज दोनों काम कर सकता है। यही लेंस ऐसा भी कर सकता है कि कन्वर्ज करे, और यही लेंस ऐसा भी कर सकता है कि डाइवर्ज करे। तो देखिए कैसे करेगा कंप्लीट रे डायग्राम। सो पहला देखो, n2 is greater than n1।
भाई मुझे बताना इसमें से लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन सा है, लेंस का N2 और N1 में से। गुड, N2। R1 is plus R1, R2 is minus R2. It's N2 by N1 minus 1, 1 by R1, भाई प्लस 1 by R2 हो जाएगा। अब देखो, कन्वर्जिंग के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव होनी चाहिए, डाइवर्जिंग के लिए फोकल लेंथ नेगेटिव होनी चाहिए। तो तुम्हें बस ये देखना है फोकल लेंथ कब पॉजिटिव आती है, कब नेगेटिव आती है। जब फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी तो कन्वर्ज करा देना, जब फोकल लेंथ नेगेटिव होगी तो डाइवर्ज करा देना। तो पहला केस देखो, N2 greater than N1, N2 by N1 greater than 1। अब अगर मैं ये एक्सप्रेशन लिखूं, भाई ये तो पॉजिटिव है। अगर N2 N1 1 से बड़ा है तो बताओ ये टर्म कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी नेगेटिव आएगी? ये वाली टर्म कैसी होगी, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। ये टर्म कैसी मिलेगी आपको, पॉजिटिव मिलेगी। दोनों पॉजिटिव मतलब फोकल लेंथ पॉजिटिव, फोकल लेंथ पॉजिटिव मतलब लेंस कन्वर्जिंग। कर दो कंप्लीट रे डायग्राम, क्या परेशानी है? ऐसे आई रे कन्वर्ज। दूसरा देख लो, N2 इज लेस देन N1 कह दिया मैंने। अब जो N2 by N1 होगा ये लेस देन 1 होगा। अगर मैं 1 by F ले रहा हूं which is N2 by N1 minus 1, 1 by R1 plus 1 by R2। मुझे बता दीजिए ये टर्म तो पॉजिटिव है, ये वाली टर्म कैसी है, पॉजिटिव या नेगेटिव? तो देखो यार, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव तो नेगेटिव हो गया, फोकल लेंथ नेगेटिव आ गई, लेंस कैसा हो गया, डाइवर्जिंग। हाँ जी, सब सही है बिल्कुल। लेंस डाइवर्जिंग होने का मतलब है अब जब तुम रे डायग्राम कंप्लीट करोगे तो ऐसे आया और ये डाइवर्ज कर देगी। बताओ ये समझ में आया आपके दोनों पार्ट्स? चलिए थर्ड पार्ट लिखिए, देखिए थर्ड पार्ट लिखिए इसके बाद। चलो गुड, ये सही है। रब कर दूं मैं इसको? चलो जीशान, तुम्हें रिस्पॉन्ड करते हुए देख कर ना बड़ी खुशी होती है। तुमने इतनी एफर्ट्स अगर पिछले साल लगाए होते, तुम्हारा पिछले साल बहुत अच्छी चीजें रहती।
तुम्हारे अंदर एक बहुत अच्छी चीज है, वो तुम्हारी पंक्चुअलिटी है। पिछले साल भी तुम क्लास में आगे कुछ खास नहीं करते थे, लेकिन तुम क्लास तक जरूर टाइम तक पहुंचते थे। वो बहुत बड़ी क्वालिटी होती है। बड़ा मुश्किल होता है, टीचर्स के लिए भी बड़ा मुश्किल होता है रोज टाइम पर आना। अब उसी पंक्चुअलिटी को ना बाकी चीजों में ले आओ, जैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, चीजों को रिवाइज करने में, उसी पंक्चुअलिटी को ले आओ जिस पंक्चुअलिटी से तुम क्लास में आके बैठते हो। तो शायद तुम थोड़ी बहुत लाए हो जो क्लास में दिखने लगा है, रिफ्लेक्ट होने लगा है आंसर्स में। और आंसर्स में ऐसे ही होता है, मतलब आप ऐसा नहीं होगा आज से आप कोशिश करें और आपको लगे कि 2 दिन के बाद से मुझे चीजें आ जाएंगी। इट टेक्स टाइम। विशाल, तुम्हें कितना टाइम लगा ट्रैक पे आने में? 2-3 महीने 12th में, ये ज्यादा? अभी शायद दूसरों के लिए काम में आ जाए। बैच में कुछ बच्चे हैं जो शायद अब से करना शुरू करेंगे, तो कब तक आएगा? कितना टाइम लगा दिशान चीजों को समझने में? अरे दिशान, कितना वक्त लग गया? इनटू 5 महीने। तो आगे की जिंदगी के लिए इस चीज को याद रखना बिल्कुल। और इस मोमेंटम को टूटने मत देना। ऐसा नहीं कि 12th के एग्जाम्स हो गए और छोड़ दिया। याद रखना, अगर आप कंसिस्टेंटली कोई काम कर सकते हैं काफी लंबे वक्त तक, तो कोई आदमी 1 महीने में चीजों को समझने लगता है, 15 दिन लगते हैं, किसी को 2 महीने लगते हैं, किसी को 6 महीने लगते हैं। लेकिन उसके बाद वो सब बराबर हो जाता है। कोई 15 दिन के बाद बराबर हो जाता है, कोई 2 दिन के बाद, किसी को 5 महीने लग जाते हैं, लेकिन होते हैं सब बराबर। लेकिन जो कंसिस्टेंट नहीं है ना, जो रेगुलरली मेहनत ही नहीं कर सकता, वो लाइफ में लोगों में से होता है जो पीछे रह जाता है। बहुत एग्जाम्पल्स मिलेंगे, सब घर में, फैमिली में बहुत ऐसे लोग मिलेंगे जो कुछ नहीं कर पाए। उसकी एक वजह आप देखेंगे, एक बहुत बड़ी वजह होती है, वो कंसिस्टेंट नहीं होते। वो महीने भर तक एक काम एक टाइम पर रेगुलरली कर ही नहीं सकते। ये तो निजाम है ना कुदरत का। नमाज का भी टाइम फिक्स्ड है, रोज पढ़नी है, रेगुलरली पढ़नी है मौत तक। वो तो कुदरत का निजाम है कि आप रेगुलरली करेंगे तो शायद आप एक्सेल कर जाएंगे, आप नहीं करेंगे तो आप कुछ नहीं कर सकते। मतलब इस निशान के अंदर ये चीज बहुत अच्छी थी। और एक बच्चा और है, शुजात, जो रेगुलर नहीं रह पाता, इसलिए मैं इससे घबराता हूँ कि ये पता नहीं आगे जाके क्या करेगा। जैसे आप बिना हवा के जिंदा नहीं रह सकते, कुदरत का निजाम है, ऐसे ही आप बिना पंक्चुअलिटी के कुछ अचीव नहीं कर सकते। ये भी कुदरत का निजाम है। आप कितने भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, इफ यू आर नॉट पंक्चुअल, आप कुछ नहीं कर पाओगे। और इस एज में अचीव करना सबसे ज्यादा आसान होता है। जैसे जैसे एज बढ़ेगी, ग्रेजुएट हो जाओगे, फिर अचीव करना और मुश्किल होता चला जाएगा। तो यहाँ कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा, स्ट्रेट चला जाएगा। अच्छा, अब मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि आप इसी चीज को रिपीट करें फॉर अ कॉन्केव लेंस। सेम कहानी, रिपीट सेम क्वेश्चन फॉर कॉन्केव लेंस। मैं आपको रे डायग्राम ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। रिपीट सेम क्वेश्चन। अच्छा, एक चीज और है, एक और मजे की, ये जो आखिरी वाला पार्ट है ना, इसे एक और तरह से कहता है। भाई लाइट रिफ्रैक्ट नहीं हुई, क्या ये लेंस दिखेगा आपको? सोचो जरा, मतलब बिना सोचे हुए आंसर मत देना, दिमाग पे जोर डालने की आदत डालो। क्या ये दिखेगा आपको? क्या लेंस नजर आएगा? पता है क्वेश्चन जो मैं पूछ रहा हूँ ये कैसा है? मतलब एयर है, मैं आपसे कहता हूँ एयर में, एयर के साइज का एक लेंस बना दिया, लाइक एयर में एक लेंस बना दिया जो एयर का ही है। क्या वो लेंस दिखेगा आपको? मतलब मैं कह रहा हूँ ये मेरा रूम है, पूरे में एयर भरी हुई है, मैंने कहा यहाँ पर एक एयर का लेंस बना हुआ है, ये तो मतलब है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज नहीं हो रहा, तो वो लेंस आपको दिखेगा नहीं। सो अगर आपने कभी कोई यूट्यूब पर ही या कहीं कोई मैजिक शो देखा हो जिसमें वो कुछ मटेरियल को गायब कर देते हैं, आपको एक ट्रांसपेरेंट सा मटेरियल देंगे और कहेंगे इसे गायब कर दो, तो वो करते क्या है, उस मटेरियल को ना ऐसे लिक्विड में डालते हैं जिसका लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल होता है।
तो वो मटेरियल लिक्विड में खो सा जाता है। ऐसे ग्लास है 1.5, मैं ग्लास को एक लिक्विड में डाल दूं जिस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी 1.5 हो, तो हमें ग्लास दिखेगा ही नहीं, वो ग्लास लिक्विड में खो जाएगा। तो अगर आप किसी बॉडी को ऐसे लिक्विड में डाल रहे हैं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल है, तो वो खो जाएगा, वो कहीं मिलेगा नहीं। तो यहां भी यही होगा। सो लेंस विल डिसअपियर, ये लेंस डिसअपियर हो जाएगा, गायब हो जाएगा, दिखेगा ही, नजर ही नहीं आएगा। सो अब इसमें एक चीज और है भाई, आप एक क्वेश्चन और करेंगे। ये कभी कभी ना N1 N2 एक साथ नहीं देता, कहता है एक लेंस को कैसे गायब करोगे, तो उसका यही है, लेंस को ऐसे मीडियम में डाल दो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल, खत्म हो जाएगा, नजर ही नहीं आएगा। अब आपको करना यह है कि सेम क्वेश्चन रिपीट करना है कॉनकेव लेंस के लिए, सेम क्वेश्चन रिपीट करना है कॉनकेव लेंस के लिए। मुझे बता दोगे जरा सा कुछ चीजें, मुझे जल्दी जल्दी बताते जाओ, क्लास खत्म होने से पहले ये हो जाएगा। ये कॉनकेव है, ये सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। N2 इज ग्रेटर देन N1, मींस लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग से ज्यादा है। क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा, डाइवर्ज करेगा? डाइवर्ज। कॉनकेव है ना, इसकी तो ज्योमेट्री ऐसी है कि ये डाइवर्ज करे। अगर लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग से ज्यादा है तो बिल्कुल नॉर्मली बिहेव करता है। नॉर्मली कॉनकेव का काम है डाइवर्ज करना। ये N1 है, ये N2 है, N2 इज लेस देन N1। अब क्या करेगा ये, अब ये कन्वर्स उल्टा काम करता है, जिसके लिए बना है उसको उल्टा काम करना शुरू कर देगा। N1 दिस इज N2। अगर N2 और N1 इक्वल हो जाए, इक्वल हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। हाँ जी, कुछ नहीं होगा, बिल्कुल कुछ नहीं होगा। इसे लिख लीजिए, लेंस मेकर फॉर्मूला खत्म हुआ। अच्छा, सैटरडे सुबह हमारी क्लास है 9:30 टू, नहीं 9 to 10:30 क्लास होती है। उसके बाद 12 बजे से मैं बैकअप क्लास लूंगा। ठीक है, सैटरडे में 12 बजे से बैकअप लूंगा। तो हो सकता है मैं सैटरडे ही 2-2.5 घंटे की बैकअप ले लूंगी, संडे को जरूरत ना पड़े। तो जहां मैंने करंट छोड़ा था मैं उससे आगे बढ़ाऊंगा। हाँ, सुबह 12 बजे ना। लिंक वही जो सुबह वाला लिंक होगा उसी को मैं यूज करूंगा, 356 वाला, जिससे सैटरडे सुबह क्लास लेता हूँ ना, उसी लिंक को यूज करूंगा। और जो लोग सैटरडे नहीं आते हैं भाई, सुबह 9 बजे तो कम से कम उठकर टेबल पे तो बैठ सकते हो अपनी। ऐसा भी क्या नींद का हिसाब है, 9 बज जाते हैं सुबह। चलिए आज यहीं छोड़ते हैं इसको, सैटरडे कंटिन्यू करेंगे।